हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजीत मैथ में आप सभी का बहुत ही प्यारा प्यारा अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम है। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी एंड गुड इवनिंग प्यारी प्यारी। देखिएगा, आज थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण आज थोड़ा भी डिस्टर्ब हो गया था हमारा क्लास, तो दोबारा हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। सही है। देखिएगा, आप सबसे पहले मैं बता रहा था आपको कि स्टार की रियल में स्टार होता क्या है, स्टार की डेफिनेशन होती क्या है वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि स्टार होता क्या, तो जिसके पास खुद का या स्वयं का क्या होना चाहिए, हीट, और स्वयं की क्या होनी चाहिए, लाइट। जिसके पास स्वयं की हीट और स्वयं की लाइट होती है उसी को हम क्या कह सकते हैं, स्टार कह सकते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो रियल में स्टार कौन है, सन। क्यों? क्योंकि सन के पास स्वयं की क्या होती है, लाइट होती है, और स्वयं की क्या होती है, हीट होती है। तो इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, स्टार कह सकते हैं। हम बात ये करते हैं कि स्टार की उत्पत्ति वास्तविक रूप से होती क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर क्या है। तो आइएगा, जया क्लियर नहीं है सर, क्लियर है? आप देखिएगा जरा, इंटरनेट में इशू होगा, वैसे अब सब ठीक है, सेटिंग एटिंग ठीक कर दी गई है। ठीक है, रुकिएगा, अभी देखते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, आज वैसे भी आज तकनीकी समस्या के कारण, क्योंकि बारिश वारिश हो रही है तो इंटरनेट में भी समस्या आ रही है, और लाइट का भी थोड़ा सिस्टम क्या गड़बड़ा गया, तो उसको मैनेज करने में बहुत ही प्रॉब्लम हुई, तो इसीलिए कल भी आपकी क्लास नहीं हो पाई है। ठीक है, और आज तो जैसे तैसे हमने एडजस्ट की है क्लास, तब हम आपको ये क्लास दे पा रहे हैं। ठीक है, तो एडजस्ट कीजिएगा, आज कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जब दिक्कतें होती हैं तो दोनों ही लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो आइएगा, मैंने स्टार के बारे में आपको बताया था छोटे रूप से, लेकिन हम अब सही से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सही से एकदम स्टार के बारे में जानेंगे कि वास्तविक रूप से स्टार होता क्या है और स्टार का निर्माण कैसे हुआ है। जब तक हम स्टार के बारे में मैंने बताया था नहीं जान पाएंगे। अमिता यादव, राधे राधे सर जी, राधे राधे। और बीआरडी सर कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर आपको भी। ठीक है, आइएगा हम स्टार के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिएगा, तारा की उत्पत्ति। ठीक है, जब तक हम इस तारे की उत्पत्ति को नहीं समझेंगे तब तक ध्यान रखिएगा आप लोग, जब तक हम बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं, जितनी चीजें एग्जैक्ट करती हैं, उनके बारे में हम नहीं जान पाएंगे। तो जब तक हम तारे के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हमें और चीजों के बारे में नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आइएगा, अगर देखें तारे के बारे में तो सबसे पहले तारा कहते किसे हैं इसको पता होना चाहिए। जिसके पास खुद की लाइट हो और खुद का क्या हो, प्रकाश हो, उसी को तो हम क्या कह सकते हैं, तारा कह सकते हैं। तो देखिएगा, अगर हम रियल एग्जाम्पल देखें जो हमारे सामने वास्तविक रूप से में हमेशा दिखाई देता है, या हमेशा हम जिसको देखते हैं, तो गैस सिलेंडर से लेते हैं। ठीक है, गैस सिलेंडर आप सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, गैस सिलेंडर में क्या होता है, उसके पास अपना क्या होता है, प्रकाश होता है, और अपनी क्या होती है, हीट होती है। ठीक है, तो हम ये सोच सकते हैं या ये विचार कर सकते हैं कि जो तारे का निर्माण हुआ है वो गैस से हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गैस ही एक ऐसी वस्तु होती है जिसके पास अपनी क्या होती है, खुद का प्रकाश होता है, और अपना क्या हो सकता है, खुद का हीट हो सकता है, जो हम रसोई घर में देखते हैं। अगर आप खाना बनाते हैं, ज्यादातर लोग बनाते हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट, अगर आप देखें सही से तो जब भी हम गैस को जलाएंगे तो उसमें आप देखिएगा थोड़ा लाइट भी आपको नजर आएगा, और आप पास जाएंगे उस लाइट के या उस गैस के तो उसमें हीट भी नजर आएगा आपको। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो तारे का निर्माण हुआ है वो भी किसके द्वारा से हुआ होगा, सीधी सी बात है, गैस के द्वारा से। तो सबसे पहले जो स्टेप बनता है तारे का वो क्या बनता है, आइएगा देखिएगा। सौरभ पाल जी कह रहे हैं जिसके पास अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा हो उसे ही तारा कहते हैं। हाँ जी भैया, जिसके पास अपनी लाइट और अपनी हीट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्या तारा कहते हैं।
तो देखिएगा जिसके पास खुद की लाइट और खुद का क्या हो प्रकाश, उसी को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारा ब्रह्मांड है उसमें जो गैस के बादल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही अत्यधिक क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या, जो गैस के बादल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ब्रह्मांड में जो गैस के बादल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। और इन गैस के बादलों को ही हम क्या कहते हैं, विरल गैस के बादल। ठीक है, पहला स्टेप अपना क्लियर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि तारे का पहला स्टेप क्या होता है बनने का, तो आप बताएंगे जो ब्रह्मांड है या जो भी यूनिवर्स है उसमें गैस के जो बादल होते हैं वो बहुत ही अत्यधिक क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही अत्यधिक दूर दूर होते हैं। ठीक है, जो गैस के बादल होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आप लोग, इसके बाद जब ये गैस के बादल या मान के चलिए ब्रह्मांड में बहुत सारी क्या होती हैं, फोर्स होती हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, उसके द्वारा से क्या हो सकता है, जो गैस के बादल हैं वो बहुत ही पास पास आ जाते हैं। क्या, जो गैस के बादल ब्रह्मांड में बहुत ही अत्यधिक क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, वो संकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत ही अत्यधिक क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, जो गैस के बादल होते हैं जो बहुत ही अत्यधिक दूर दूर होते हैं ब्रह्मांड में, वो बहुत ही क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे भैया ये जो गैस के बादल हैं ये पास पास क्यों आ जाते हैं, तो पहला पॉइंट गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा पॉइंट संकेंद्रीय बल के कारण। एग्जाम्पल देते हैं, आपने गर्मियों में देखा होगा कि जब भी गर्मियों में हवा चलती है, ठीक है, जिसे गर्म पवन भी कहते हैं, ठीक है, या लू भी कहते हैं, जब लू चलती है तो आपने देखा होगा अपने इंडिया में कोई भी मैदान होता है या खेत होता है तो उसमें एक चक्रवात सा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हवा का, जिसे छोटा मिनी चक्रवात भी कह सकते हैं। तो वही गैस मान के चलिएगा, वो जो वायु होती है वो क्या आ जाती है, बहुत पास आ जाती है और घूमने लगती है। तो जब वो घूमती है वही प्रक्रिया यहाँ पे भी होती है। जब वो गैस के बादल बहुत ही अत्यधिक क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और उसमें गुरुत्वाकर्षण बल या संकेंद्रीय बल के कारण, लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल प्लस संकेंद्रीय बल के कारण जब ये बादल बहुत ही अत्यधिक पास पास आ जाते हैं तो इन पास पास आए बादलों को ही हम क्या कहते हैं, नेबुला या निहारिका। ठीक है, क्या कहते हैं, नेबुला या निहारिका। क्वेश्चन ये आएगा आपसे कि ब्रह्मांड में जो गैस के बादल बहुत ही अत्यधिक दूर दूर होते हैं और ये संकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब ये है बहुत ही अत्यधिक क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो इन पास पास आए बादलों को क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, नेबुला या निहारिका। क्या, नेबुला या निहारिका। इतना हो गया क्लियर, किसी को कोई दिक्कत इतने में। अर्पिता यादव, तारे के ईंधन हाइड्रोजन होता है। हाँ, तारे का जो ईंधन होता है वो हाइड्रोजन किस में परिवर्तित होता है, हीलियम में परिवर्तित होता है, संलयन प्रक्रिया से होता है। ये बताएंगे, अभी सभी इसमें पता चलेगा, बट ये 2 स्टेप बताइएगा आप लोग। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग। इसमें कोई दिक्कत, अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि जो ब्रह्मांड या यूनिवर्स होता है उसमें गैस के बादल बहुत ही अत्यधिक दूर दूर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे विरल गैस के बादल। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा। बस यहां से क्वेश्चन इतना बनेगा कि ये जो विरल गैस के बादल होते हैं इनमें कौन सी फोर्स लगती है, तो हर जगह कोई ना कोई बल कार्य करता है, ये याद रखिएगा आप। ब्लैक होल का नाम सुना होगा, वहां पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बहुत ही क्या होता है, अत्यधिक होता है। ये बात को नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर भी क्या 2 बल लगते हैं जिनको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल या संकेंद्रीय बल। और
जो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, बल होता है, इससे आप सभी लोग क्या हैं, परिचित हैं। संकेंद्रीय बल का मतलब होता है ऐसा बल जो सभी चीजों को आपस में क्या करे, समेटे या एक चक्र में लाए, उसी को हम क्या कह सकते हैं, संकेंद्रीय बल। बी आर अकेडमी, वेरी नाइस सर। ओके भैया, पहले ये बताइए आप लोग, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप। जब ये गैस के बादल बहुत ही अत्यधिक क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, ठीक है, अब एक कंसेप्ट बनता है हमारा कि जब कोई चीज, मान के चलिएगा बादल हो, लोहा हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो जो इस यूनिवर्स पे पाया जाता है, वो जब बहुत ही क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो उससे क्या क्रिएट होता है, जरा कमेंट कीजिएगा। जब कोई भी चीज बहुत ही पास पास आ जाती है और वो गति भी कर रही हो, तो वो क्या चीज क्रिएट करेगी? हाँ, घर्षण एक होता है घर्षण, और घर्षण से क्या पैदा हो सकता है, ऊष्मा। इस बात को बैठा लीजिएगा दिमाग में। जब भी कोई चीज, जो कोई भी होनी चाहिए यूनिवर्स की चीज, उससे ना प्लास्टिक से मतलब रखना है, ना ही लकड़ी से मतलब रखना है। देखा होगा जंगलों में घर्षण से ही लकड़ियों से क्या जला लेते हैं आदिवासी, आग जला लेते हैं। करण रॉय, बहुत बढ़िया सर। रजनी यादव, नो प्रॉब्लम सर, ओके, ठीक है। तो जब आप लकड़ी से आग जला सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, गैसें हैं। जब गैसें आपस में बहुत ही अत्यधिक पास आ जाती हैं, तो वो क्या क्रिएट करती हैं, एनर्जी को क्रिएट करती हैं। और जैसे ही ऊष्मा क्रिएट होती है, वैसे ये जो एक चक्र टाइप का होता है, ये क्या धधकने लगता है। धधकने का मतलब इसमें आग लग जाती है। क्या लग जाती है इसमें, आग लग जाती है। और इस आग लगे चक्र को ही हम क्या कह सकते हैं, स्टार। ठीक है, जो ये आग लगा हुआ चक्र होता है, या ये जो आग के बादल जिसमें आग लग जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टार या तारा। याद रखिएगा, ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, स्टार या तारा कह सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो यूनिवर्स होता है उसमें गैस के बादल क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। उसके बाद संकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, ये बहुत ही पास पास आ जाते हैं। जब यह बहुत ही पास पास आते हैं, तो उसमें इन आए पास बादलों को ही क्या कह सकते हैं, नेबुला या निहारिका कहते हैं। ठीक है, अब पास का मतलब एक और मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एक कोई रूम है, ठीक है, उस रूम में पहले आप ही स्टडी कर रहे हैं, तो उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा, बताइए, थोड़ा कम होगा या ज्यादा होगा, नॉर्मली होगा, जहां तक है कम ही होगा। ठीक है, बट अगर आप उसी रूम में 100 लोगों को दबा दबा के भर दीजिएगा, और उसमें और किस बल से, गुरुत्वाकर्षण या संकेंद्रीय बल से। अब छोटा सा रूम है। आलोक यादव, जय माता दी भैया, जय माता दी भैया। ओके, ठीक है, तो जब उस रूम में आप 100 लोगों को भर देते हैं दबा दबा के, या कैसे भी एडजस्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारी ऊष्मा क्या होगी, क्रिएट होगी। और अगर आप मॉर्निंग में उनको खोलते हैं या 2-3 घंटे के बाद खोलते हैं, तो एक परिस्थिति ऐसी भी बन जाए कि 2-4 लोग क्या हो जाएं, बेहोश हो जाएं। ठीक है, ऊष्मा के कारण। इसीलिए जब गर्मी आती है, तो देखा होगा कोचिंगों में क्या होता है, लोग चिपक चिपक के बैठ जाते हैं। देखा होगा ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या बस में जाए या टेम्पू में जाए, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, सर्दियों में, सॉरी, सर्दियों में। लेकिन अगर आप गर्मियों में ऐसी परिस्थिति पैदा हो, तो हम क्या कहते हैं, भैया थोड़ा दूर ही रहें। ठीक है, क्योंकि उस समय इतनी ऊष्मा ऑलरेडी पहले से ही एटमॉस्फेयर में होती है। ठीक है, सत्यम, राम राम जी भैया, राम राम जी भैया, सत्यम। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम, एक एक स्टेप हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, तभी हम तारे को सही से समझ पाएंगे। ये बात को याद रखना। जब इस तारे में क्या आग लग जाती है, या जब इस नेबुला में आग लग जाती है और ये धधकने लगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। अब देखिए, जब इसमें आग लग जाती है और ये धधकने लगता है, तो कोई भी चीज कब तक जलती रहेगी,
कोई भी एनर्जी कब तक रहेगी, मान के चलिए जब तक उसकी सीमा रहेगी। अब हमने इस टॉपिक को कहां से उठाया था, गैस सिलेंडर से उठाया था, रसोई घर से उठाया था। तो जब भी मान के चलिएगा आपके घर सिलेंडर आता है तो वो कब तक चलेगा, कैपेसिटी के हिसाब से तो चलता है। एक दिन चल सकता, मान के चलिएगा 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन या 40 दिन, इतने ही दिन तक तो चलता है। और जब भी वो गैस सिलेंडर खत्म होता है या गैस जो भी उस सिलेंडर की खत्म होती है, तो जो गैस जलती है वो हमें कैसी दिखाई देने लगती है, लाल पीली नजर आने लगती है। और मम्मी पहले ही सही बता देती है हमको कि गैस सिलेंडर क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। पता चल जाता है ना हमको, कैसे पता चल जाता है, उसकी लाइट और उसकी ऊष्मा को देख के, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें होता है, जब तारे का, याद रखिएगा, जब तारे का 90%, जब तारे का 90%, याद रखिएगा, जब तारे का 90% ईंधन व्यय हो जाता है या खर्च हो जाता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, लाल दानव में। किसमें, लाल दानव, याद रखिएगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, लाल दानव में, ठीक है, या रेड जाइंट। किसी को कोई प्रॉब्लम, जब भी कोई भी स्टार है उसका 90% ईंधन क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। मास्टर जी मैं प्रदीप कोलकाता से, नमस्ते, ओके, ठीक है भैया, ठीक है। तो इतना पता चल गया, कोई भी अगर स्टार है और उसका 90% ईंधन क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, रेड जाइंट में परिवर्तित हो जाएगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया जो अपना सन है वो क्या लाल दानव बन चुका है, नहीं बन चुका है। याद रखिएगा, कोई भी तारे की जीवन, या कहते हैं जो एक सीमा होती है जीने की, वो कितनी होती है, 10 अरब साल। कितनी, 10 अरब साल। 5 अरब साल अपना स्टार क्या, अपना सूर्य जीवन को क्या कर चुका है, व्यतीत कर चुका है। कुछ समय के बाद वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, या 5 अरब साल के बाद वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, रेड जाइंट या लाल दानव में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब 5 अरब के साल बाद लाल दानव में वह परिवर्तित हो जाएगा तो उस समय के लोग समझे, हमें क्या लेना देना है ना। तो हमें तो बात कब की करनी है, प्रेजेंट समय की बात करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, जब यह लाल या लाल दानव में परिवर्तित हो जाएगा और इसकी कितने प्रतिशत ऊर्जा व्यय होनी चाहिए, तारे की 90%। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनता है कि भैया जो 90% ईंधन है या ऊर्जा है ये क्या होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो भी ये हाइड्रोजन के बादल होते हैं वो किसमें परिवर्तित होते हैं, हीलियम में। और ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना ही संलयन की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। और इसी प्रक्रिया के कारण ही क्या होता है, संलयन, या मान के चलिएगा जो तारा है वो ऊष्मा को क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। इतना क्लियर सभी बच्चों को, कोई दिक्कत, अर्पिता यादव जी कह रही हैं ये तारे की मृत्यु अवस्था होती है। नहीं बेटा, ये तारे की मृत्यु अवस्था नहीं होती है। 10 अरब साल तारा जीवित रहता है, ठीक है, जीवित नहीं, 5 अरब साल तक अपना सूरज क्या भी जिंदगी को जी चुका है। 5 अरब साल के बाद और जब जिएगा तो तारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, लाल दानव के बाद। इसके बाद भी इसकी बहुत सारी क्या होती हैं, स्टेज होती हैं, वो समझिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए, जब ये रेड जाइंट में मैं बात कर रहा था कि ये जो ईंधन है इसका ये किसमें बनता है, हाइड्रोजन से। जब हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। और मान के चलिएगा जो तारा है ये वास्तव में कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था में है, गैस की अवस्था में है, प्लाज्मा में है, या तरल अवस्था में है, क्या अवस्था में है, जरा बताइएगा आप सभी लोग। बताइए जरा, जो तारे की स्टेज है या जो तारे की जो मान के चलिएगा कह सकते हैं जो पृष्ठ है वो कैसी है, तरल है, ठोस है, प्लाज्मा है, क्या अवस्था है इसकी।
ठीक है, बताइएगा जरा आप सभी लोग। देखिएगा, जो इसकी अवस्था होती है वो क्या अवस्था होती है? प्लाज्मा की अवस्था होती है। क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, कौन सी अवस्था में होता है? प्लाज्मा की अवस्था में होता है। आप लोग कहेंगे कि भैया ये प्लाज्मा क्या होता है? ठीक है, तो कौन बताएगा जरा कमेंट करें। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ये तो बहुत चलता रहता है जो मैं पूछ रहा हूं वो जरा बताइएगा आप लोग कि ये प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मे की कैसी अवस्था होती है? देखिएगा, सॉलिड प्लस तरल या लिक्विड कह सकते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड जो अवस्था होती है, इन दोनों की जो बीच की अवस्था होती है, मिडिल की अवस्था होती है, या सॉलिड और प्लस लिक्विड के जो भी बीच की अवस्था होती है, इसी अवस्था को हम क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा की अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, अब आइएगा दैनिक जीवन में इसका उदाहरण देते हैं। आपने शहद देखा है? शहद, ठीक है, शहद होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? प्लाज्मा की अवस्था में होता है। खकार, अगर देखें जो दैनिक जीवन में खकार हो गई, वो भी किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा की अवस्था में होती है। आपने देखा होगा गोंद, गोंद तो देखा ही होगा, गोंद भी किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है गोंद? प्लाज्मा की अवस्था में होता है। तो इसीलिए तो जो सूरज है वो हमें कैसा दिखाई देता है? गोल दिखाई देता है। अगर मान के चलिएगा, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, गैस के बादलों में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। अगर आप सिलेंडर को लाइएगा और गैस छोड़ दीजिएगा और उसमें आग लगा दीजिएगा तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा ना। तो वो एक आकार ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। जब सूरज प्लाज्मा की अवस्था में होता है, इसीलिए वो हमें कैसा दिखाई देता है? गोल दिखाई देता है। इसीलिए उसका एक क्या है? आकार है। तो इसी के कारण उसका क्या है? आकार है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि सूरज है उसकी अवस्था कैसी है या कौन सी अवस्था में सूरज पाया जाता है, तो आप प्लाज्मा बताइएगा। और ईंधन कैसे प्राप्त होता है? हाइड्रोजन से हीलियम। कौन सी प्रक्रिया होती है? संलयन की प्रक्रिया होती है। संलयन की प्रक्रिया से ही जो ईंधन बनता है किसका? सूरज का। वो किससे बनता है? हाइड्रोजन से हीलियम में। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा आप लोग। ठीक है, जब ये रेड जाइंट में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, तो ये रेड जाइंट या लाल दानव भी कितनी अवस्थाओं में विभाजित होता है? दो अवस्थाओं में क्या होता है? टूटता है। पहली अवस्था देखिएगा, जब लाल दानव अपने से जब लाल दानव अपने से छोटे आकार में विभाजित होता है तो इसे क्या कहते हैं हम? अपने से छोटे भाग में क्या होता है? विभाजित होता है या टूटता है या विखंडित होता है, तो इसे हम कहते हैं श्वेत वामन। क्या कहते हैं? श्वेत वामन। ठीक है, क्या कहेंगे? श्वेत वामन। याद रखिएगा, जब भी लाल दानव अपने से छोटे भाग में क्या होता है? विखंडित होता है, टूटता है, विभाजित होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? श्वेत वामन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये कहोगे भैया लाल दानव छोटे का मतलब क्या होता है? जैसे आप 60 केजी के हैं, आपका जो वेट है वो कितना है? 60 केजी का है। अब आपको किसमें परिवर्तित होना है? श्वेत वामन में परिवर्तित होना है। और आप क्या है? लाल दानव है। आपका वजन कितना है? 60 केजी का है। तो या तो आप 60 केजी में परिवर्तित होइएगा, या फिर मान के चलिएगा उससे कम, जैसे 59, 55, 45, 50। अगर इस केजी में आप क्या होते हैं? टूटते हैं, विखंडित होते हैं, तो आप किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अब श्वेत वामन को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। इसको क्या कह सकते हैं हम? जीवाश्म तारा भी इसको हम कहते हैं। अच्छा, जीवाश्म तारा क्यों कहते हैं? देखिएगा, जब ये रेड जाइंट, देखो, जब ये तारा 90% इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? व्यय हो जाती है, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? लाल दानव में परिवर्तित हो जाता है। और जब इस रेड जाइंट की या लाल दानव की 95% क्या हो जाती है? ऊष्मा व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है, तब इसको क्या कहते हैं हम? श्वेत वामन कहते हैं। अब श्वेत वामन या जीवाश्म तारा कहते हैं। जीवाश्म तारा क्यों बताया मैंने? क्योंकि 95% तो बेचारे की एनर्जी व्यय हो ही चुकी है। कितनी बची है? 5%।
तो अभी भी इसमें कुछ क्या है, जान है, कुछ जीव या कुछ मान के चलिएगा इसमें आत्मा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा कहते हैं, या फॉसिल स्टार भी इसको कह सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जब ये श्वेत वामन की पूरी 100% ऊष्मा व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, काला किसमें, काला वामन में। ठीक है, और जब ये काला वामन में परिवर्तित होता है तो ये अपनी मृत्यु को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, और पूरे यूनिवर्स में ये एक कचरे की समान क्या घूमता रहता है, और इसकी कोई भी प्रेजेंट या होने या ना होने का कोई भी मकसद नहीं होता है। इसको हम क्या कर देते हैं, भुला देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे कभी भी पूछा जाए कि तारे की मृत्यु कैसे होती है, तो याद रखिएगा, जब तारा अपनी 90% ईंधन क्या कर देता है, व्यय कर देता है, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, लाल दानव में। जब लाल दानव अपने से छोटे या 95% एनर्जी को क्या कर देता है, व्यय कर देता है, तो वो सबसे पहले किसमें परिवर्तित होगा, श्वेत वामन या जीवाश्म तारा में। अब जब जीवाश्म तारा भी अपनी पूरी की पूरी जो एनर्जी होती है, ऊष्मा होती है, 100% व्यय कर देता है, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, काला वामन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और यहीं पर तारे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस स्टेट को ही हम क्या कह सकते हैं, इससे तारे का होना या ना होना हमारे सौर मंडल या हमारे यूनिवर्स को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ये तो एक सिचुएशन हो गई। अब दूसरी अवस्था को देखिएगा। ठीक है, जब ये रेड जाइंट या लाल दानव अपने से बड़े, याद रखो, अपने से बड़े भाग में क्या होता है, विभाजित होता है या विखंडित होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपर नोवा। ठीक है, या विस्फोटक तारा। ये क्वेश्चन आया है एसआई में कि विस्फोटक तारा कौन से तारा को कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन था सुपरनोवा। या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा पूरे सौर मंडल या यूनिवर्स में तारा है जिसको सुपरनोवा कहते हैं, तो आप कह सकते हैं विस्फोटक तारा को ही हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा। इसके दो नाम थे, एसआई में क्वेश्चन उसने ऐसे बनाया कि विस्फोटक तारा का दूसरा नाम बताइए, तो क्या होता है, सुपरनोवा। ठीक है, विस्फोटक तारा को ही हम क्या कह सकते हैं, सुपरनोवा, या सुपरनोवा को ही हम क्या कह सकते हैं, विस्फोटक तारा कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अब देखिएगा, अब ये सुपरनोवा भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, विस्फोट होता है, और ये 4 अवस्थाओं में टूट सकता है। अब कौन कौन सी 4 अवस्थाएं होती हैं, जो भी 4 अवस्थाएं होंगी उनकी भी क्या होगी, एक शर्त होगी, एक नियम होता है, एक कानून होता है, और 4 अवस्थाओं में नहीं टूटता है। 4 अवस्थाओं में टूटने की क्या होती है, संभावना होती है, लेकिन ये एक ही अवस्था में टूटता है। अब देखो क्या अवस्था होगी वो, जब ये सुपरनोवा बहुत बड़े भाग में क्या होता है, विखंडित होता है। अब बहुत बड़ा भाग, जो मैंने एक शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है, तो इसका मीन्स को समझिएगा आप लोग। एस्ट्रोनॉमी में, जो एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी, मैंने 2 बताए थे कि मैं एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है ब्रह्मांड भूगोल, और एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र। तो अगर मैं ब्रह्मांड भूगोल में ये कहता हूं सामान्य या कुछ, तो मतलब समझते हो आप, मैं आपसे कहूंगा कि जो सन है अपना, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या कैसा है, सामान्य है। तो सामान्य का मीन्स आप यहां समझते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो सामान्य का मतलब क्या है। तो एस्ट्रोनॉमी में सामान्य कुछ या कम में बात करूं तो वो हजारों लाखों में नहीं होगी बात, वो किस में बात होगी, अरबों में बात होगी। तो इस बात को आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो मैं बता रहा था सुपरनोवा के बारे में। तो ये जो सुपरनोवा होता है ये कितने भागों में विखंडित हो सकता है, 4 भागों में विखंडित हो सकता है। लेकिन ये 4 भागों में विखंडित नहीं होता, ये किसी एक ही भाग में टूटेगा, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं। लेकिन 4 भागों में टूटने की क्या है, इसकी एक
संभावना है। तो देखिएगा जब ये बहुत बड़े भाग में क्या टूटेगा या विखंडित होगा तो ये कौन से तारे में परिवर्तित होगा, न्यूट्रॉन तारे में। किस तारे में परिवर्तित होगा, न्यूट्रॉन तारे में। किसी कोई दिक्कत, जब ये सुपरनोवा बहुत ही बड़े भाग में क्या होगा, विखंडित होगा या टूटेगा तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, न्यूट्रॉन तारे में। और याद रखिएगा न्यूट्रॉन तारा एक ऐसा तारा होता है जिस पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना कोई नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन यहां से बन गया, ऐसा कौन सा तारा है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो आप क्या बताएंगे, न्यूट्रॉन तारा एक ऐसा तारा है जिसपे ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद देखो जब ये सुपरनोवा या विस्फोटक तारा न्यूट्रॉन तारे से कुछ छोटे भाग में विखंडित होता है या छोटे भाग में टूटता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पल्सर। क्या कहते हैं, पल्सर तारा। ठीक है, याद रखो तुलना हमें किससे करनी है, न्यूट्रॉन तारे से करनी है। जब भी विस्फोटक तारा न्यूट्रॉन तारे से छोटे भाग में क्या होता है, टूटता है या विखंडित होता है तो ये कौन से तारे में परिवर्तित हो जाता है, पल्सर तारे में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब देखो तीसरा स्टेट क्या है इसका, जब ये सुपरनोवा पल्सर तारे से भी कुछ छोटे भाग में क्या होता है, टूटता है तो ये क्यूसर तारे में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लास्ट में देखिएगा जो लास्ट एक स्टेट बनता है, जब ये न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा और क्यूसर तारे से बहुत ही छोटी अवस्था में क्या होता है, बहुत छोटी, एक बोल सकते हैं एक बिंदु में परिवर्तित होता है, एक बिंदु में टूटता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ब्लैक होल। इससे तो सभी लोग परिचित होंगे। ठीक है, अब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। किसी को कोई दिक्कत पहले तो ये बताओ इतने, ठीक है, तो ये है पूरा हमारे तारे बनने का निर्माण। इसमें एक तारा नहीं है, पूरा ही कंसेप्ट यहां से क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया, बल्कि ब्लैक होल तक को या ब्लैक होल को हमने क्या कर लिया, इसमें शामिल कर लिया है। ठीक है, ठीक है, अब देखो कुछ ब्लैक होल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक होल का मीन्स क्या होता है। ठीक है, देखिएगा अब मैंने क्या बताया था, ये किसी प्लाज्मा अवस्था में है और प्लाज्मा अवस्था में जब ये क्या ब्लैक होल में परिवर्तित होगा तो प्लाज्मे का मतलब क्या होता है, एक ठोस या लिक्विड की बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। तो जब प्लाज्मा बहुत ही छोटे भाग में विखंडित होता है या जो भी सुपरनोवा है जो बहुत ही छोटे भाग में विखंडित होता है तो जो इसका घनत्व होता है या जो इसका डेंसिटी होता है वो बहुत ही क्या हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है और ये बहुत ही सिकुड़ता जाता है। सिकुड़ने का मतलब होता है ये कोई बड़ा नहीं होता है, छोटा सा बिंदु होता है। आपने देखा होगा अभी सन 2021 में ब्लैक होल के ऊपर एक 4 वैज्ञानिकों को क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। तो उन्होंने इसकी स्टडी की थी और इसके बारे में बताया था कि रियल में ब्लैक होल होता क्या है। ठीक है, अब मुझे ये कौन बताएगा, कार्तिय मिश्रा, गुलशन साक्य, हाँ ऑल फ्रेंड, हाय ऑल फ्रेंड, ओके ठीक है। अच्छा आप सभी लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कि जो ब्लैक होल है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। ब्लैक होल है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम हिंदुस्तानी है ना, ठीक है, और बाइलिंगुअल हमारी क्या चल रही है, क्लास चल रही है। ठीक है, तो इतना तो पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी टेस्ट होते हैं, उसमें देखा होगा हमें घुमाने के लिए या हमें थोड़ा सरप्राइज करने के लिए कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो जिन्हें हम जानते हैं लेकिन उस शब्द के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है,
सर तारा टूटता है तो जाता कहाँ है, यूनिवर्स में विलुप्त हो जाता है, जैसे काला बामन। ठीक है, अब जो रतिया में आप लोग देखता है कि जो तारा टूट रहा है वो आपका भ्रम है। ठीक है, और आप लोग ये भी सोचता होगा कि तारा चलता है, तारा चलता भी कभी नहीं है, वो आपने एरोप्लेन देख लिया होगा। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, ब्लैक होल को हिंदी में क्या कहते हैं, देखिएगा हम बताते हैं। ठीक है, कृष्ण बीवर, क्या कहते हैं, कृष्ण बीवर, याद रखना, ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण बीवर कहते हैं। और देखिएगा, ब्लैक होल एक ऐसा तारा है जो प्रकाश तक को अपने से गुजरने नहीं देता है। और अगर आपसे पूछा जाए पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहां है, तो वो कहां है, ब्लैक होल पे। ये भी कहा जाता है कि ब्लैक होल का घनत्व या डेंसिटी इतना ज्यादा है कि अगर इस ब्लैक होल से आप एक चम्मच प्लाज्मा निकालते हैं तो उस एक चम्मच प्लाज्मा का वेट 10 हाथियों के बराबर होता है। कितने, 10 हाथियों के बराबर। तो आप सोच सकते हैं ये ब्लैक होल में कितना ज्यादा डेंसिटी होगा। तो इसीलिए तो कहते हैं ब्लैक होल अपने से, मान के चलिएगा ब्रह्मांड या यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो अपने से पार नहीं जाने देता है, बल्कि जहां तक लाइट तक को ये अपने से पार नहीं जाने देता है। ठीक है, ओके। और देखिएगा, हमारी पृथ्वी को उल्का पिंडों से खतरा नहीं है, हमारी पृथ्वी को ब्लैक होल से खतरा है। मान के चलिएगा अगर उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर आ रहा है, ठीक है, तो उसको तो हम लोग मिसाइल उसमें मार के उसको गिरा देगा, या उसकी दिशा को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा, तो हम लोग बच जाएगा। लेकिन अगर ब्लैक होल आया तो ब्लैक होल में तो अगर हम मिसाइल मारेंगे भी तो ये तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा या समाहित कर लेगा, उसको नष्ट कर देगा। तो आप सोच सकते हो ब्लैक होल एक ऐसा तारा है जो हमारे यूनिवर्स के लिए क्या है, बहुत ही डेंजर है। ठीक है, तो आइएगा रिपीट करते हैं एक बार और। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले अगर कोई भी आपसे पूछता है कि तारे का निर्माण कैसे होता है या तारे की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप बताएंगे कि यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में गैस के बहुत ही अत्यधिक दूर दूर विरल क्या होते हैं, बादल होते हैं गैस के बने हुए। जब ये गैस के बादल संकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में पास पास आते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, हीट उत्पन्न हो जाता है और इसमें आग लग जाती है। जब इस तारे में आग लगती है तो इसमें जो ईंधन होता है वो किस अवस्था में परिवर्तित होता है, हीलियम से हाइड्रोजन में। और इस हीलियम में हाइड्रोजन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संलयन की प्रक्रिया। और ये जो तारा होता है या कोई स्टार होता है, अगर कोई भी इसकी स्टेट पूछ ले कि इसमें ठोस होता है, द्रव होता है, तरल होता है, क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, प्लाज्मा की अवस्था में ये पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ये भी पूछ लिया जाता है, जब गैस के दूर दूर विरल बादल पास में आ जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। ये शब्द याद रखना, नेबुला या निहारिका। बहुत पूछा जाता है कि किसी भी तारे की सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है, तो आप ये नहीं बताएंगे, गैस के विरल बादल नहीं बताएंगे, ऑप्शन होगा लेकिन नहीं बताएंगे। और पहली बात तो ऑप्शन भी नहीं होगा, आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि जो एक कोई भी तारा होता है उसकी सबसे प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, तो आप बताएंगे नेबुला। ठीक है, नेबुला या निहारिका। जब नेबुला या निहारिका में घर्षण के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, तो वो चीज क्या, धधकने लगती है। और सिर्फ धधकती चीज को ही हम क्या कहते हैं, या ऊष्मा क्रिएट चीज को ही हम तारा कह सकते हैं। ठीक है, और तारा होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा की अवस्था में पाया जाता है। जब इसमें 90% इसका ईंधन क्या हो जाता है, व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो इस व्यय खर्च हुए ईंधन से जो तारे का निर्माण होता है उस तारे को हम क्या कहते हैं, लाल दानव या रेड जाइंट कहते हैं। अब रेड जाइंट भी दो अवस्थाओं में क्या होता है, परिवर्तित होता है या विखंडित होता है। कौन सी पहली जो अवस्था है वो क्या है, जब ये रेड जाइंट अपने से छोटे भाग में क्या होता है, विखंडित होता है, तो ये श्वेत वामन
या जीवाश्म तारा में परिवर्तित होता है। इसे इंग्लिश में ड्वार्फ स्टार या फॉसिल स्टार भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ड्वार्फ स्टार या फॉसिल स्टार भी इसको कहते हैं। जब ये श्वेत वामन की 100% एनर्जी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, व्यय हो जाती है, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, काला वामन में। और काला वामन एक ऐसा तारा है जिसका इस यूनिवर्स में होना या ना होना इस यूनिवर्स के लिए कोई भी इफेक्टेड नहीं है। इसके बाद आते हैं दूसरा स्टेट, कि दूसरा स्टेट क्या होता है, जब ये रेड जायंट अपने से बड़े, याद रखो अपने से तुलना करनी है, अगर हमारा वेट कितना है 60 केजी है, तो अपने से बड़े में हमें क्या होना है, परिवर्तित होना है। और वो भी कितने में, अभी मैं बताऊंगा, उसका भी एक कंसेप्ट है, क्योंकि मैं बता दूंगा, एक संख्या आपको दे दूंगा, और उसी संख्या में हमें क्या होना है, परिवर्तित होना है। जब हम उस संख्या में परिवर्तित होंगे तो हम किस में परिवर्तित हो जाते हैं, विस्फोटक तारा या सुपरनोवा में। अब विस्फोटक तारा या सुपरनोवा की भी अपनी क्या है, कुछ शर्तें हैं। वो भी टूटता तो कितने भागों में, 4 भागों में टूटता है, लेकिन उसकी कुछ रूल है, कुछ नियम है। वो क्या है, जब सुपरनोवा बहुत बड़े तारे में क्या विखंडित होता है, तो वो कौन से तारे में विखंडित होता है, न्यूट्रॉन तारा। अब न्यूट्रॉन तारा पूरे ब्रह्मांड या पूरे यूनिवर्स का एक ऐसा तारा है जो कि उदासीन है। उदासीन का मतलब समझते हैं, जिसपे ना ही कोई ऋणात्मक चार्ज है और ना ही कोई धनात्मक चार्ज है। ऐसे तारे को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा। अब जब न्यूट्रॉन तारा अपने से छोटे भाग में विखंडित होता है, ठीक है, तो उस तारे को क्या कहते हैं, पल्सर तारा कहते हैं। अब पल्सर तारा जब अपने से भी छोटे भाग में विखंडित होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्यूसर तारा कहते हैं। अब जब ये सुपरनोवा बहुत छोटे भाग में क्या हो जाता है, टूटता है या एक बिंदु में टूटता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। अब इन दोनों के बारे में भी कुछ बात करेंगे। ब्रह्मांड में ये दो एक ऐसे तारे हैं दोनों जो आपस में क्या घूमते हैं, आपस में गति करते हैं। जैसे एक तारा ये हो गया और एक तारा ये हो गया, और ये आपस में ही क्या कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट गति कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, पूरे यूनिवर्स में ऐसे कौन से दो तारे हैं जो आपस में ही क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो क्यूसर और पल्सर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी का, किसी को कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और देखिएगा ये जो ब्लैक होल है, ठीक है, इसका पूरा एक क्या है, टॉपिक। ठीक है, तो ये जब हम समझाएंगे आपको ब्लैक होल के बारे में तो पूरा एक लेक्चर जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, ब्लैक होल के बारे में हर चीज हम आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तारे का रंग। ठीक है, कि कोई भी या तारा होता है उसका कलर क्या होता है, रंग क्या होता है। तो कौन कौन बताएंगे या कौन बताना चाहेगा कि जो तारे का रंग होता है, बीआरडी सर की क्लास है या नहीं। हाँ भैया, बीआरडी सर की क्लास होगी आपकी, ठीक है, 6:30 बजे। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी वैसे ही आपकी बीआरडी सर की स्टार्ट हो जाएगी क्लास। ठीक है, शिव मंगल शर्मा कह रहे हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। ठीक है, अब देखिएगा हम तारे के रंग के ऊपर बात करेंगे, तो कमेंट में मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग बताएंगे कि जो तारे का रंग होते हैं वो कितने प्रकार में परिवर्तित हो सकता है कोई भी तारा। फास्ट कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो याद रखो, जो भी तारे का रंग होता है, कोई भी तारे का रंग होगा वो उसके पृष्ठ तापमान के कारण होता है। याद रखना, कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि जो ये तारा होता है उसका वो कलर होता है वो किस कारण से होता है, देखो कोई भी स्टूडेंट है उसको 3 शब्दों के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए, कब, क्यों और कैसे। अगर आप कोई भी चीज को क्या करते हैं,
स्टडी करते हैं या किसी को भी चुनते हैं, मान के चलिए वोटिंग करने जाते हैं, यूपी में तो वोट का भी माहौल या चुनाव का भी माहौल है, तो कब क्यों कैसे किसी भी चीज के बारे में कब हुआ था वो हमें पता होना चाहिए, क्यों हुई थी वो पता होना चाहिए, और कैसे, इस वैज्ञानिक शब्द है। और अगर आप इनको अपनी लाइफ में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, नहीं तो आप करके देख लीजिएगा। रेड कलर, ओके, तो अब बात करते हैं, देखिएगा जो तारे का रंग होता है वो पृष्ठीय तापमान, पृष्ठीय तापमान का मतलब समझते हैं, जो कोई भी ग्रह या कोई भी तारा होगा तो उसकी एक पृष्ठ होगी, ठीक है, अपनी पृष्ठ क्या है, धरती, ठीक है, सिलिका से जो बनी है, ठीक है, तो पृष्ठ वो प्लाज्मा से बनी है। अब उस प्लाज्मे का रंग क्या होगा वो हमें बताने हैं। तो तारे के जो रंग होते हैं वो पृष्ठीय तापमान पर क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, डिपेंड होते हैं, और वो भी 3 भागों में इस तारे को रंग को विभाजित किया गया। पहला देखें तो लाल, ठीक है, पहला जो ये तारा होता है वो क्या रंग होता है उसका, लाल। दूसरा श्वेत, क्या होता है, रेड, व्हाइट या नीला, ब्लू, ठीक है। तो अगर अब आपसे कोई भी पूछता है, यहां से हमारे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। पहले तो मैंने ये बता दिया आपको कि ये जो तारे का रंग होता है वो किस कारण से होता है, तो किस कारण से होता है, पृष्ठीय तापमान के कारण से। अब पृष्ठीय तापमान का एक छोटा भी भैया है, कौन सा है, पृष्ठीय तनाव, ठीक है, तो इसको याद मत रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं वो पृष्ठीय तापमान को याद नहीं रख पाते हैं, और उनके जहन में क्या रहता है हमेशा, पृष्ठीय तनाव। तो पृष्ठीय तनाव के कारण नहीं, किस कारण होता है, पृष्ठीय तापमान के कारण, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज का क्या टेम्परेचर हाई और लो होगा तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने रसोई से स्टार्ट किया था, रसोई में जब गैस खत्म होने वाली होती है तो उसके भी रंग क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। पहले वो ब्लू में जलती है, नीले में भी जलती है और पीले में भी थोड़ी जलती है, बट पीला नहीं होता है। पीला कौन सी अवस्था होता है, लाल और श्वेत, जो लाल और सफेद के बीच की अवस्था एक क्रिएट होती है वही पीले अवस्था में होती है, ठीक है। और जो भी अपना अभी सूर्य है वो किस अवस्था में है, इस मिडिल अवस्था में है, याद रखिएगा, किस अवस्था है, किस अवस्था में, मिडिल अवस्था में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिएगा, ये जो जब लाल रंग होता है किसी भी तारे का तो ये इसकी कौन सी अवस्था होती है, सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था, ठीक है। अब देखिए, जब इसकी ये सामान्य अवस्था होती है तो इसका टेम्परेचर पता कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यही पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जब सूर्य होता है वो लाल रंग में परिवर्तित होता है या लाल रंग में जब हमें दिखाई देता है तो जो भी उसकी सामान्य अवस्था होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इससे पूछा जाए तो ये होती है मध्य अवस्था, ठीक है। इसके बाद इसका पूछा जाए तो ये होती है इसकी उच्च अवस्था। जब भी कोई तारा जब अपने आखिरी समय में होगा या आखिरी समय में होता है जिसका टेम्परेचर सबसे हाई सबसे ज्यादा होता है तो वो कौन सी अवस्था होती है उसकी, नीली अवस्था, ठीक है। तीन ही अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है, लाल, श्वेत और नीला। श्वेत को अगर देखें पर्यायवाची होता है हिंदी में, ठीक है, श्वेत को हम क्या कह सकते हैं, सफेद कह सकते हैं। तो इन 3 भागों में ही हमने क्या किया है, तारे के रंग को डिवाइड किया है, ठीक है। आइएगा अब एक और चीज हम समझाते हैं आपको, ठीक है, देखिएगा। देखो,
जैसे ये मैंने बताया था आपको, ये रेड जाइंट था, क्या था, रेड जाइंट या लाल दानव, ठीक है। जब ये लाल दानव अपने से छोटे में टूटता था तो ये किसमें परिवर्तित हो रहा था, श्वेत वामन में, ठीक है। और जब ये अपने से बड़े में क्या हो रहा था, टूट रहा था, तो ये किसमें बन रहा था, विस्फोटक तारे में, विस्फोटक तारा या सुपर नोवा, यही तो था। अब ये कितनी संख्या में विभाजित हो रहा था, छोटे का मतलब छोटा, कितनी छोटा, बड़े का मतलब कितना बड़ा, तो याद रखिएगा 1.44, 1.44 से छोटा और 1.44 से बड़ा, ठीक है। तो ये बताइएगा, ये जो संख्या है 1.44, इसको हम क्या कहते हैं, बहुत ही प्रचलित संख्या है, कमेंट कीजिएगा फास्ट। ये 1.44 संख्या है, ये बहुत ही प्रचलित संख्या है, बताओ जरा, कमेंट कीजिएगा। देखिएगा, मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक बताया था पारसेक, ठीक है। पारसेक क्या होता है, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी क्या होती है, इकाई होती है या मात्रक इकाई होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूनिवर्स को हम किलोमीटर या किसी में नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं, इसलिए इनके लिए सबसे बड़ी क्या बनाई गई है, इकाइयां बनाई गई हैं, और पारसेक दूरी की सबसे बड़ी क्या होती है, इकाई होती है। या इसको मान के चलिएगा, कहीं पर पारसेक का उपयोग करते हैं, और लाइट या प्रकाश वर्ष भी उपयोग कर देते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे बात होती है द्रव्यमान, ठीक है। अब मान के चलिएगा ये तारा है, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, अब द्रव्यमान को हम किलोग्राम में या ग्राम में नाप सकते हैं, तारे को नहीं नाप सकते। तो इसी चीज को नापने के लिए एक चंद्रशेखर कौन थे, वैज्ञानिक थे, जो कहां के रहने वाले थे, भारत के रहने वाले थे। उन्होंने ही एक मान दिया, वो मान क्या था, 1.44, ठीक है। इसे चंद्रशेखर भी सीमा भी कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, अब देखो, अब यहां से हमारे क्लियर हो जाएगा, जब भी रेड जाइंट 1.44 से छोटे भाग में विभाजित होता है, कंसेप्ट हो गया क्लियर, 1.44 याद रखना है। वैसे आपको बुकों में पता क्या मिल जाएगा लिखा हुआ, 1.5, 1.5 गुना, लेकिन एक्चुअल मान पूछा जाए तो वो कितना होता है, 1.44 गुना, ठीक है। तो अगर रेड जाइंट 1.44 या 1.5 गुना छोटे भाग में क्या होता है, टूटता है, तो उसको क्या कहेंगे, श्वेत वामन। और 1.44 बड़े भाग में क्या होगा, विभाजित होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा या सुपरनोवा। अब एकदम जो कहते हैं सिंपल एग्जांपल में मैं समझा देता हूं। अगर आपका वजन क्या है, 60 केजी है, और आप क्या है, लाल दानव है, और आपको क्या बनना है, विस्फोटक तारा बनना है, तो विस्फोटक तारा बनने के लिए आपको 90 केजी अपना क्या करना होगा, वजन करना होगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही, ठीक है, ठीक है। और आपने देखा होगा, जो भी ये अगर आप सही से समझ पाए होंगे तो तारे को आप सही ढंग से आपने क्या समझ लिया होगा, जो भी मैंने समझाया है आपको, ठीक है। क्योंकि पूरे तारे के बारे में मैंने आपको बता दिया कि तारे का निर्माण कैसे हुआ, तारे की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसकी क्या प्रक्रिया होती है, और ये कितनी अवस्थाओं में टूटता है। कोई एक अवस्था इसकी नहीं होती है कि नहीं भैया लाल दानव आया तो इसके बाद ये किसमें परिवर्तित ही नहीं होगा, ये इसका एक पूरा क्रम है, और ये पूरे यूनिवर्स का भी क्रम है। इन चीजों को हम समझ जाते हैं तो बहुत ही, कहते हैं यूनिवर्स की स्टडी अगर हम करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं, तो इसको समझना बहुत ही क्या है, आवश्यक है कि तारे का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अभी आपकी 5 मिनट के अंदर बीआरडी सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मास्क भी लगाइएगा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वो भी सैटरडे को। धन्यवाद।